शुगर कोलेस्ट्रॉल पहले भी था, यंगस्टर पहले भी सिगरेट पीते थे। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि दिल का दौरा पड़ना डॉक्टर रेहान एक आम घटना बन गई। कोविड ने इस समय गहरा असर छोड़ा और कोरोना के बाद हार्ट की समस्याएं कोई कहता है 60% और बढ़ गई है। आज चाहे घर हो, नुक्कड़ पे चाय की दुकान हो या ऑफिस गॉसिप हो, लोग हार्ट केसेस का रिश्ता कोविड के साथ जोड़ते हैं, उसकी वैक्सीन से जोड़ते हैं। क्या कभी हार्ट अटैक आने से पहले, कार्डियक अरेस्ट होने से पहले, किसी भी तरह की ऐसी एक्सट्रीम समस्या आने से पहले बॉडी कुछ सिम्टम्स देती है, कुछ सिग्नल्स देती है जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए? हमें प्रोटीन, कार्ब, फैट तीनों चाहिए, पर डाइट में कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है यार जिससे हार्ट की प्रॉब्लम से बचा जा सके। हाँ जी, नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। तो बड़ा भारत शो में आपका स्वागत है। ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स, ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं। और आज हमारे साथ कौन है? आज जो हमारे मेहमान हैं, इन्होंने लाखों को दिया जीवन दान है। पद्मश्री, पद्म भूषण का मिला इन्हें मान सम्मान है। इंडियन हेल्थ केयर की ये शान है। ये एम्बीडेक्स्ट्रस है, जैसे अर्जुन हुआ करते थे, ये एम्बीडेक्स्ट्रस है, दाएं और बाएं दोनों हाथों से करते काम है। आज हमारे साथ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड इंडियाज नंबर 1 कार्डियक सर्जन डॉक्टर नरेश रेहान, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता मेडिसिटी, पर्सनल सर्जन एट वन टाइम टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेडिकल डॉक्टर्स के पास समय थोड़ा कम रहता है, तो आज आपको कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग जरूर हम देंगे। एक दौर था डॉक्टर रेहान जब दिल का दौरा 60 साल की उम्र के बाद आया करता था। आजकल 60 क्या 30 क्या, दिल का दौरा सब बन गए दिल की बीमारी के मरीज। क्या 60 क्या 30, स्टेज पर नाचते हुए चाहे वो 20 साल की लड़की हो, गरबा खेलते हुए चाहे वो छोटा लड़का हो, के परफॉर्मेंस करते हुए स्टेज पे, राजू श्रीवास्तव ट्रेडमिल पर रनिंग करते हुए, शेन वॉर्न छुट्टियां मनाते हुए, टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला सोते हुए, इस सब फिटनेस पे खास ध्यान देते थे। कहते हैं कि इंसिडेंट्स इस समय पिछले कुछ सालों में 10 सालों में 54% हार्ट अटैक के इंसिडेंट एट यंगर एज बढ़ गए। ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल पहले भी था, यंगस्टर पहले भी सिगरेट पीते थे। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि दिल का दौरा पड़ना डॉक्टर रेहान एक आम घटना बन गई? ये सही बात है कि दुनिया में अगर जो आप देखोगे तो नॉर्मली जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो 50s और 60s की एज में होते हैं, मेनली 60s से आगे जाके होते हैं, क्योंकि ये टाइम लगता है बिल्डअप होने का, ब्लॉकेजेस का, जो हार्ट की आर्टरीज में, जिसको हम प्लाक कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ब्लॉकेज आ गया। जब वो ब्लॉकेज 100% हो जाए या उसकी सरफेस फट जाए और वहाँ पे क्लॉट बन जाए तो सडनली हार्ट अटैक होता है। ओके, अब आप देखेंगे कि इसमें हमने क्या पाया है। जब एनालिसिस हम करते हैं कि क्यों हार्ट डिजीज़ होती है, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, सबसे बड़ा है जेनेटिक्स। और आप जब ये पूछते हैं कि इंडिया में क्यों ऐसा हो रहा है, हमारी बहुत हद तक जो जेनेटिक प्रोपेंसिटी है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स में या उनके पेरेंट्स में था, तो जिनके पेरेंट्स को होगा उनके बच्चों को डबल हार्ट अटैक होने का खतरा है। अगर जो आज जनरल पॉपुलेशन देखोगे तो 10 से 12% लोगों को हार्ट डिजीज़ होगी। अगर जो आपके पेरेंट्स, एक पेरेंट्स को है तो आपको डबल चांस होगा। अगर जो दोनों को कभी अनफॉर्चुनेटली हो गया तो उसका भी डबल हो जाता है। तो इसीलिए हम आज कहते हैं कि जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो जेनेटिक है। जेनेटिक भी हो गया और उसके बाद अगर लाइफस्टाइल भी खराब हो गया तो 4 टाइम्स का 8 टाइम्स हो जाएगा। वो बिल्कुल मल्टीप्लाई ही होता जाता है। अब जो ग्राफ देखोगे हार्ट डिजीज़ का, तो यही बताता है कि जितने रिस्क फैक्टर ऐड होते जाएंगे उतना ही आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। तो ये मल्टीप्लायर दे रहे हैं। एक मल्टीप्लायर मेरे मन में और आता है, वो है कोविड। कोविड ने इस समय गहरा असर छोड़ा और कोरोना के बाद हार्ट की समस्याएं कोई कहता है 60% और बढ़ गई हैं। आज चाहे घर हो, नुक्कड़ पे चाय की दुकान हो या ऑफिस गॉसिप हो, लोग हार्ट केसेस का रिश्ता कोविड के साथ जोड़ते हैं, उसकी वैक्सीन से जोड़ते हैं। मेरा एक कहना है कि कुछ लोग कहेंगे, लोगों का काम तो कहना है, पर जिस वैक्सीन ने लाखों की जान बचाई, आज जान लेने के लिए उसको भी किया जा रहा बदनाम है। लोगों का कहना काम है, डॉक्टर्स एक्सपर्ट बहुत कुछ कह रहे हैं। आपका साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन क्या है? तो 2 बातें हैं। अगर जो आप पहले बात तो वायरस को देखें, वायरस ये वाकई में हर एक ऑर्गन में पाया गया है। जो कोविड-19 था, शुरू में हमने सोचा सिर्फ फेफड़ों को अफेक्ट कर रहा है, पर ऐसा नहीं निकला। वो हर ऑर्गन में पाया गया। इटली में ऑटोप्सीज करी गई, डॉक्टरों ने जो करी थी 50 पेशेंट्स की, उसमें पता लगा कि हर ऑर्गन में, हर टिश्यू में वायरस है। इसका मतलब ये निकला कि जो हार्ट के जो मसल है उसको भी वायरस ने इन्फ्लेम कर दिया।
तो इसीलिए ये आपकी बात सही है कि कोविड ने एक और नया एंगल डाल दिया, एडिटिव फैक्टर टू हार्ट डिजीज़। क्या कभी हार्ट अटैक आने से पहले, कार्डियक अरेस्ट होने से पहले, किसी भी तरह की ऐसी एक्सट्रीम समस्या आने से पहले बॉडी कुछ सिम्टम्स देती है, कुछ सिग्नल्स देती है जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में आज आप कुछ शेयर कर सकें? जिसको हम कहते हैं क्लासिकल एंजाइना। क्लासिकल एंजाइना वो होता है कि आप, और उसका मैकेनिज्म आपको जल्दी समझा दूं मैं, कि आपकी हार्ट की नली जो है, जिससे ब्लड पहुंचना है, जिससे ऑक्सीजन पहुंचती है हार्ट मसल को, उसमें ब्लॉकेज आ गया। आप बैठे हैं तब तो जो ब्लड उसके अंदर से निकल रहा है वो काफ़ी है आपके लिए। जैसे गाड़ी के इंजन को आइडलिंग में पेट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर जो उसकी जो पाइप है, पेट्रोल की पाइप बंद हो जाए आधी, जब आप एक्सेलरेट करोगे तब गाड़ी स्टॉल करेगी। वही हार्ट का हाल है कि आपको रेस्ट में तो पता नहीं लग रहा, जब आप एक्सरसाइज करोगे या तेज़ चलोगे तब आपको चेस्ट पेन होगा, और जब आप रुक जाओगे तो डिमांड कम होएगी तो फिर ठीक हो जाएगा। इसको क्लासिकल एंजाइना कहते हैं। ये सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए कभी। एक वार्निंग मैं देना चाहता हूँ, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको चेस्ट पेन नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उनकी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं हार्ट की वो डैमेज हो जाती है, तो उनको तो पता ही नहीं लगता। उनका जब हार्ट डैमेज होता जाता ऐसी स्टेज पे पहुंचेगा कि उनका सांस फूलने लगे, तभी उनको पता लगता है। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर जो आपको सांस फूले या चेस्ट पेन हो, कोई एक्टिविटी करने से, और अगर जो उसको रोकने से एक्टिविटी को वो पेन चली जाए या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ठीक हो जाए, तो इमीडिएटली अपना चेकअप कराना चाहिए। सो नाउ लेट मी पुट इट इन वन सक्षम में बताऊं आपको। अगर जो आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की या डायबिटीज़ की, तो आपको 25 साल की उम्र से पहले अपना पूरा चेकअप करा लेना चाहिए, जिससे पता लग जाए कि ये आज के दिन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसको हार्ट अटैक होगा, किसको नहीं होगा। ठीक है। When you say checkup, I'll intervene in between. Specific कौन से चेकअप की आप बात कर रहे हैं? तो रिस्क प्रोफाइल देखने के लिए हिस्ट्री तो हो ही गई, उसके बाद सारे ब्लड टेस्ट लिए जाते हैं। अगर जो फैमिली में हिस्ट्री है तो अब आज के दिन जेनेटिक टेस्ट भी हैं, जिससे पता लग जाता है कि वो ट्रांसफरेंस हो रहा है कि नहीं। दूसरा, आपके ब्लड के जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो डिफरेंट होमोसिस्टीन लेवल है, ये ब्लड टेस्ट है, जिससे पता लग जाता है कि टेंडेंसी है कि नहीं है। और ये में कई सब टेस्ट हैं, एपोलाइपोलिटल वगैरह है। उसके साथ साथ स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, देखने के लिए कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका हार्ट कैसे बिहेव करता है। उसमें पता लग जाता है कि कई लोगों को इरेगुलर हार्ट बीट आनी शुरू हो जाती है, वो सब उसी टाइम डिटेक्ट हो जाता है। एको करते हैं देखने के लिए कि कोई डिफेक्ट तो नहीं था इनबॉर्न जो अभी, और यहाँ कोई नई वैल्व डिजीज़ तो नहीं आ रही जिसका पता नहीं है आपको। तो ये चीज़ें करने से एक कंप्लीट चेकअप हो जाता है, और चेस्ट एक्सरे करने से पता लग जाता है कि लंग्स में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। सो दिस इज़ द प्रिवेंटिव चेकअप। इसको बेस लाइन जो है मैंने बताया, जिनके जेनेटिक है 25 ईयर्स की एज तक, जिनको नहीं है 30 ईयर्स की एज तक, हर एक शख्स का एक चेकअप हो जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, लोगों को पता ही नहीं कि उनको ब्लड प्रेशर है, जब सालों साल उनको पता नहीं लगता। जब कोई ब्रेन में ब्लीडिंग हो, या किडनीज ख़राब हो जाएं, या हार्ट की हाइपरट्रोफी हो जाए, तब पता लगे तो बहुत लेट है। इसीलिए जैसे आपका प्रिवेंटिव चेकअप हुआ, उसी दिन पता लग जाएगा कि क्या टेंडेंसी है, डायबिटीज़ की टेंडेंसी है कि नहीं, हार्ट डिजीज़ की टेंडेंसी है कि नहीं, हाई ब्लड प्रेशर की है कि नहीं। सो ये बहुत ही छोटी प्राइस में आपको एक बहुत अच्छा मैप मिल जाता है अपनी ज़िंदगी के लिए, कि मेरे को अपनी ज़िंदगी ऐसे करनी है। तो सपोज किसी को पता लग गया कि मेरी कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो आपको इमीडिएटली कोरिलेट करना है कि मैं सिगरेट पीना नहीं, या टोबैको किसी तरीके से नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो एडिटिव रिस्क फैक्टर हो जाएगा। स्ट्रेस, अब 24 घंटे सबको स्ट्रेस है। योगा इज़ द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर यू कैन फाइंड इन द वर्ल्ड। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑफ योगा, अलोम वलोम वगैरह जो है, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, वो अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना ही चाहिए सबको आज के दिन। हमने जेनेटिक्स समझा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मैं डाइट पे भी बात करना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसी डाइट है जो आप रेकमेंड करते हो? हमें प्रोटीन, कार्ब, फैट तीनों चाहिए, पर डाइट में कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है यार, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम से बचा जा सके? हाँ, सो बेसिकली स्टे अवे फ्रॉम फ्राइड फूड। फ्राइड फूड खास करके
अगर जो रीफ्राइड फूड है, मतलब क्या मतलब है, जैसे आप जाते हैं एक कहीं फ्राइंग कर रहा है बाज़ार में या घर पे भी, एक बार उसको यूज़ कर लिया, फिर उसको स्टोर कर लिया और फिर यूज़ किया, तो दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस फ्राइड फूड यू कैन गेट। सो घर में उतना ही यूज़ करो जितना यूज़ हो जाएगा और उसको फिर रीयूज़ नहीं करना है। जैसे अब ये ऑयल्स हैं, सफोला, कॉर्नोला वगैरह वगैरह, ये तकरीबन सब एक से हैं, दे आर मोनो सैचुरेटेड, सो इट्स गुड। हाइड्रोजनेटेड से दूर रहना है, जैसे मक्खन या वनस्पति, ये चीज़ें हैं जिससे जो कोलेस्ट्रॉल का इफ़ेक्ट जो है, बैड इफ़ेक्ट उससे आता है ज़्यादा। ओके, दूसरी बात यह है कि तो आपकी डाइट में सबसे कम मतलब 10% ऑयल हो सकता है, बाकी इट शुड बी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। फैट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि आप ये देखोगे कि जो भी ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है वो फैट बेस्ड होता है। विटामिन्स विल नॉट गो टू योर ब्रेन अनलेस यू हैव इनफ फैट इन योर ब्लड। तो इसीलिए ये तीनों एसेंशियल्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी आती है, प्रोटीन से मसल बिल्डिंग एंड ऑल्सो टिश्यू बिल्डिंग होती है, और फैट से इज मोर लाइक अ लुब्रिकेंट टू द बॉडी एंड ऑल्सो द ट्रांसपोर्टर ऑफ सम ऑफ द थिंग्स दैट नीड टू गो टू द ब्रेन। तो ये मिक्सचर होना चाहिए। भारत में माँ बाप जो है नामकरण से पहले कामकरण कर देते हैं कि आप ये काम करना भैया। लेफ्ट में आज एक ऐसी क्या चीज़ है जो इंडियन मेडिकल सिस्टम मिस कर रहा है? इंडिया में एलोपैथ के अलावा ऑल्टरनेट पैथ फिर से वापस डेवलप होने शुरू हुए। भारत में बहुत सारे उपचार हैं जिसका मेडिकल साइंस में बेस नहीं है, इस तरफ के डॉक्टर दूसरे को रेकमेंड करते भी नहीं। इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अभी भी आयुष्मान भारत आने के बावजूद भी बहुत कम है। बहुत इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस के हम शब्द को ऐसा इग्नोर करते हैं जैसे कोई दोस्त उधार मांगने आ गया हो। Now you've given over 50 years to this industry. जब इस बिजनेस में आते हैं, इस प्रोफेशन में आते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वैसे तो भारत में माँ बाप जो है नामकरण से पहले कामकरण कर देते हैं कि आप ये काम करना भैया आगे चल के। आपके दोनों पेरेंट डॉक्टर थे, फिर भी उन्होंने बोला कि भाई नहीं जो है बड़ा पेशेंट का प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर। मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर मत बनो, तो बड़ा खोना पाना पड़ता है इसमें, सक्सेस का एक्सेस इतनी आसानी से मिलता नहीं है। मैं डॉक्टर त्रेहान से आज जानना चाहता हूँ, वो अगर एक लाइन में बताएं उन्होंने ज़िंदगी में इतनी मेहनत में, भाग दौड़ में, तपस्या में क्या खोया, क्या पाया? उन दिनों, अब शायद अब भी होता हो, जो पेरेंट्स कहते थे उससे उल्टा करना है। तो मे बी उनको भी ये समझ थी कि मना करेंगे तो जरूर करेगा, ये भी हो सकता है। पर मैंने तो ये कहा कि अगर जो वो क्यों कह रहे हैं, मुझे ये भी समझ थी कि पेरेंट्स को हमारे लिए टाइम नहीं था। तो ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, क्योंकि अगर जो फ्रीडम से आप बड़े हो तो आपकी इमेजिनेशन भी बढ़ जाती है। सो पेरेंट्स की निगलेक्ट मे बी इज़ गुड एट सम पॉइंट, एटलीस्ट इट वर्कड इन माई केस। तो मुझे ये पता था कि उनको वो जो गिल्ट फैक्टर है वो उसकी वजह से बोल रहे हैं, पर जो सेटिस्फैक्शन में देखता था कि रोते हुए लोग आए, क्योंकि दोनों डॉक्टर्स थे, छोटे से फ्लैट में, एक रूम में वो प्रैक्टिस मेरे फादर करते थे, एक मदर करती थी, एक में हम सोते थे 4 जने। तो ये इंटेंस इंटरेक्शन होता था कि लोग रोते हुए आते थे और हंसते हुए जाते थे, तो ये इससे बड़ी सेटिस्फैक्शन क्या हो सकती है। तो इसीलिए आई थिंक वो मेरे मतलब अर्ली इन माई ब्रेन ये इंप्रेशन ज़रूर रहा होगा, क्योंकि दैट्स वाई आई वांटेड टू बी। बट एनीवे द पॉइंट इज़ कि 50 साल हुए, एक तो डॉक्टर के नाते जो लाइफ है हमारी, एहसास ही नहीं है कि 50 साल कहाँ गए, क्योंकि सारा दिन जो भी काम कर रहे हैं, जो हमें मतलब आप देखोगे ट्रेनिंग टाइम में 18-18 घंटे काम करते थे, क्योंकि हार्ट सर्जरी डेवलप हो रही थी। सुबह ऑपरेशन शुरू होता था 7 बजे, तो रात को 10-11 बजे ख़त्म होता था एक ही ऑपरेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी थी नहीं। आहिस्ते 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 हम पहुंच गए इस मुकाम तक कि 3 घंटे में, 4 घंटे में ऑपरेशन हो जाता है कंप्लीट। उस टाइम रिस्क बहुत 20% था, आज के दिन रिस्क 1% से कम है। तो काफ़ी सारी तरक्की हुई हमारे फील्ड में और खुशी है। पर यह है कि कभी थकान नहीं लगती। क्यों? कि आपको जो भी कुछ कर रहे हो, आपका ह्यूमन इंटरेक्शन है। आप
कोई अच्छा ही काम कर रहे हो, कोई बुरा काम नहीं कर रहे। तो इसीलिए ये जो सेटिस्फैक्शन है वो सिर्फ डॉक्टर को है। वो आप या जनरल आदमी नहीं समझ सकेगा कि इनका दिमाग ख़राब हुआ, 12 घंटे क्यों काम कर रहे हैं। पर मैं ये बता रहा हूँ कि जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो जो लोग गोल्फ खेलते हैं या कोई मूवीज़ देखते हैं या कुछ करते हैं, पार्टी करते हैं, उसमें नहीं मिलती हमें। It looks like at this age you're not tired, you're still inspired. यू कैन से दैट, यस श्योर। नहीं, एक तो हमारा क्या डिक्टम क्या है, जो मेरी ट्रेनिंग थी डॉक्टर फ्रैंक स्पेंसर के हाथ, वो ये बोलते थे कि आज इफ़ यू आर नॉट बेटर टुडे देन यस्टरडे देन यू वेस्टेड 24 आवर्स। अगर जो आपने आज कल से बेहतर नहीं हो तो 24 घंटे वेस्ट हो गए आपके। मान गए। तो हम तो उसी डिक्टम से अब भी जीते हैं और सारा मैदानता भी इसी डिक्टम से चलता है। मैं अपने कॉलीग को भी बता रहा था कि इफ़ यू आर नॉट बेटर टुडे देन व्हाट यू वर यस्टरडे यू वेस्टेड 24 आवर्स। मैं थोड़े अलग शब्दों में बताया, बट आई लव्ड इट, थैंक यू। मैं आपने ना एक मैक्रो व्यू देखा है और आप अपने मेंटर की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि आप न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर मैनहट्टन में आपने कुछ काम किया, वहाँ सीखा भी, और आपने अब एक, मुझे अगर आप एक मैक्रो व्यू में ये बता सकें कि वेस्ट में आज एक ऐसी क्या चीज़ है जो इंडियन मेडिकल सिस्टम मिस कर रहा है, और इंडिया में ऐसी क्या चीज़ है जो वेस्ट में होनी चाहिए थी बेस्ट प्रैक्टिस, वो मिस कर रहे हैं। तो पहले तो वेस्ट में क्या है जो हमारे पास ठीक नहीं है, और वो है रिसर्च और इनोवेशन। स्किल वाइज प्रैक्टिस ऑफ स्किल जो है वो मैंने आपको बताया, मेरा पूरा विश्वास है कि इंडियन ब्रेन इज़ बेटर देन एनी ब्रेन इन द वर्ल्ड। ये तो हमने प्रूव भी कर दिया आईटी के माध्यम से। और अगर जो आज आप देखेंगे कि 20% प्लस सुपर स्पेशलिस्ट इन अमेरिका आर इंडियंस। NHS in UK is run by 30% आर इंडियन डॉक्टर्स। इंडिया में भी देख लो, जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो दुनिया से सुपीरियर ही है। तो एक तो बात इस्टेब्लिश्ड है कि ब्रेन है। दूसरी बात ये है कि टेक्नोलॉजी आती है, रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है कि टेक्नोलॉजी लाते ही रहते हैं हम, वो ठीक है, वी आर विल एज गुड एज एनीबडी इन द वर्ल्ड। बट हमारे यहाँ रिसर्च को उतना बढ़ावा नहीं मिला है जो फॉरेन कंट्रीज़ में है, और उसको कैचअप करना है। अब आजकल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और बात हो रही है आत्मनिर्भर और अपने आप ही डेवलपमेंट करना है, वो इनोवेशन और वो रिसर्च यहाँ पे लैग बिहाइंड। तो स्किल एंड ब्रेन वी गॉट बेटर, लेकिन इनोवेशन रिसर्च वी आर येट टू डेवलप। उसके लिए इकोसिस्टम चाहिए होता है जो बनाना है। अब उनके पास क्या नहीं है। इंडियन डॉक्टर्स की सीक्रेट बताता हूँ हम क्यों इतना अच्छा करते हैं वहाँ। हमारी जो एजुकेशन है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है इतनी। हम फिर भी पेशेंट को हाथ लगाते हैं, फिर भी आला लगा के उसका हार्ट साउंड सुनते हैं, उसकी चेस्ट को सुनते हैं, हाथ से पेट को फील करते हैं कि भाई कोई कुछ गड़बड़ है कि नहीं है। तो फिज़िकल जो एग्जामिनेशन है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत स्ट्रांग है। विदेशों में वो पेशेंट को हाथ ही लगाना भूल गए हैं अब, क्योंकि हर चीज़ ये स्कैन देख लो, CT देख लो, ये देख लो। तो वो जो डिस्टेंस हो गया है फिज़िकल एग्ज़ाम और टेक्नोलॉजी का, वो उनके लिए मतलब फिक्स्ड है। हमारे लिए ये फिक्स था, पर हम जब बाहर जाते हैं, या अब इंडिया में भी आ गया कि हम अपने फिज़िकल कॉम्पिटेंस को टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस से मैच करते हैं, तो वी आर मच सुपीरियर देन एनीबडी। तो ये हमारे को फ़ायदा है, क्योंकि हम तो जुगाड़ी हैं। अगर जो कोई चीज़ टूट गई, ऑपरेशन करते करते कोई इंस्ट्रूमेंट ठीक काम नहीं कर रहा, तो हम तो उसको फिक्स कर देंगे किसी न किसी तरह, चाहे पट्टी लगा के कर दें। वो उनमें नहीं है, जो हमारे में ये ब्यूटी ज़रूर है इंडिया में। सो इसीलिए इट गिव्स अस अ बिग एडवांटेज टू द वर्ल्ड। इंडिया में एलोपैथ के अलावा ऑल्टरनेट पैथ फिर से वापस डेवलप होने शुरू हुए हैं, बहुत बातचीत हो रही है। मैं हैरान था, डॉक्टर देवी शेट्टी रिसेंटली बोल रहे थे किसी एक स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस में कि मैं अपनी वाइफ को कमर में तेज दर्द हुआ, उसको ऑर्थोपेडिशन को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, MRI में सब ठीक निकला, पर 20-20 साल ठीक नहीं हो रहा। एक्यूप्रेशर वाले के पास ले गए, उसने 10 मिनट में ऐसा ठीक कर दिया कि दोबारा कभी दर्द नहीं हुआ। तो बोले मेरे लिए ये बड़ा ही एम्बैरेसिंग था कि मैं जो 32 साल की मेरी लर्निंग वो उसने 32 मिनट से पहले ठीक कर दी। तो ना केजरीवाल, उनकी बड़ी पॉपुलर खांसी रही है, नेचुरोपैथ से ठीक हुई है। तो भारत में बहुत सारे उपचार हैं जिसका मेडिकल साइंस में बेस नहीं है, लेकिन आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथ, इसकी एक्सेप्टेंस भी है।
आपका क्या सुझाव है, एक अगर मेरे को न्यूट्रल व्यू दे सके कि दोनों तरफ के डॉक्टर एक दूसरे को रेकमेंड करते भी नहीं है, तो हम जरा आपको पकड़ लें इसमें ना 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 और आपसे निकलवाएं आंसर। आप तो, मैं तो एक पूरा कमिटेड हूँ आयुर्वेदा को। ऑल्टरनेट तो अलग है, मैं तो फ्यूजन कर रहा हूँ आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन की, एलोपैथी की। आपको ताजुब होगा कि आज मेदांता जहाँ बैठे हैं इसमें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। मेरा इतना बिलीफ है, और मेरा ये बिलीफ जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो ये हुआ है कि आने वाले टाइम में एक मेडिसिन बनेगी जो फ्यूजन होगी एलोपैथी और आयुर्वेदा की, जो दुनिया को रूल करेगी। क्योंकि उसके क्या उसके गुण होंगे। गुण ये होंगे कि जैसे एलोपैथी एक काफ़ी एडवांस साइंस है, हम या तो दवाइयाँ देते हैं या टॉक्सिन्स देते हैं, जैसे ये पॉइजन्स हैं, एंटीबायोटिक भी है, कीमोथेरेपी भी है, ये सब पॉइजन्स हैं जो बॉडी को देते हैं डिजीज़ को मारने के लिए। उसके साथ साथ हम बॉडी का भी नुकसान करते हैं। दूसरा है, हम सर्जरी करते हैं कि अगर जो कोई चीज़ गुमराह हो गई, जैसे कैंसर बन गया, तो उसको काट के निकाल दो, वो भी ट्रॉमेटिक है। ठीक है। तीसरा फिर हम कहते हैं कि अगर जो उसके साथ साथ ये केमिकल्स और फिज़िकल सर्जरी के साथ नहीं हुआ, तो उसको रेडिएशन कर दो, कि सबसे मोस्ट पावरफुल एक एक्सरे बीम लाओ जिससे वो शूट करके उसको डेड कर दिया जाए टिश्यू को। उसका भी प्रॉब्लम है। इफ़ेक्टिव है, बहुत सक्सेसफुल है अपनी ट्रीटमेंट से, बट साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं और कॉस्ट बहुत है। तो हम करते हैं कि बॉडी को कोई ध्यान नहीं है, हम बाहर से आपको ट्रीट कर देंगे। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो कहती है मैं बॉडी को स्ट्रेंथन करेंगे टू फाइट द डिजीज़। तो अगर जो मैं आर्मी हूँ तो आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन एयरफोर्स है। ठीक है, मतलब ये दोनों जक्स्टापोज हैं, दोनों में गुण है। अगर जो हम इनको फ्यूज़ कर दें तो आप हिसाब लगाओ कि कितना फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा, कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस डबल हो जाएगी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स आधे हो जाएंगे और कॉस्ट आधी हो जाएगी। तो ये मेरा बिलीफ है। अब ये होगा नहीं होगा मेरी लाइफ टाइम में, ये मुझे नहीं पता, पर पूरा प्रयास जारी है। तो जब आपने ये क्वेश्चन पूछा कि दोनों का तालमेल नहीं है, ये सही बात नहीं है। ये है कि ट्रेडिशनली एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते थे। अब आहिस्ते आहिस्ते जब ये पता लगा कि ना हम उनको थ्रेटन कर रहे हैं, ना वो हमें थ्रेटन कर रहे हैं, पर एक कॉमन ग्राउंड है जिसमें हम दोनों पनप सकते हैं। Allow me, I'll take you to a rapid fire round now. मैं फास्ट क्वेश्चन करूंगा और आपको एक लाइन या एक शब्द में आंसर देना होगा। तो I'll go fast now. You ready? कोशिश करते हैं। सबके दिल का ख्याल रखने वाले खुद के दिल का ख्याल कैसे रखते हैं? हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज, 3 बार योगा, 1 दिन छुट्टी। Performing heart surgery. What is it for you? A thrill or a relief or a routine matter? तो इट्स अ चैलेंज। नरेश त्रेहान खुद को एक बेटर डॉक्टर मानते हैं या बेटर एडमिनिस्ट्रेटर? बेटर डॉक्टर। एस्कॉर्ट्स आपने पहले बनाया, मेदांता अभी बनाया, कौन सा प्रोजेक्ट दिल के ज़्यादा करीब है? दोनों ही। डॉक्टर को पेशेंट का दोस्त बन के इलाज करना चाहिए या स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर बन के? टास्क मास्टर। ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट आप क्या मानते हैं कि आप भारत के राष्ट्रपति के डॉक्टर रहे हैं, या पद्म भूषण अवार्ड मिला है, या मेदांता मेडिसिटी के फाउंडर रहे हैं? मेदांता मेडिसिटी के। मेडिकल प्रोफेशन में मिली कोई ऐसी एडवाइस जो आज तक आप नहीं भूले और आप दूसरों को भी देते हैं? हर एक पेशेंट को वही करो जो अपने भाई माँ बाप को करोगे। कौन सा वो गुण है जो हर डॉक्टर में होना चाहिए? पेशेंट की पूरी बात समझे। कोई ऐसा ड्रीम जो अभी आप अचीव नहीं कर पाए? दुनिया का नया मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में स्थापित करना चाहता हूँ। देखो भाई लोग, कोई मैदान में लड़ता है, कोई सरहद पर, लेकिन जिम्मेदारी का तमगा लगाए जो हर घड़ी मौत से लड़ता है वो डॉक्टर है। और आज मेडिकल लीडरशिप का ये भार है वो आपके कंधों पे सवार है। डॉक्टर नरेश त्रेहान, बड़ा भारत शो में आने के लिए दिल के धुरंधर को दिल से शुक्रिया। ऐसे स्वस्थ रहिए और मरीजों के स्वास्थ्य को और स्वस्थ करते रहिए। मैं बाकी सबसे ज़रूर कहूँगा, आज कल बहुत वैल्यूएबल लेसन्स मिले हैं हमारे को, पर्सनली मुझे भी मिले हैं, तो इसके मैं कुछ छोटे पीसेस तो निकाल के ज़रूर सोशल मीडिया पे वायरल करूँगा। आज हमारा करंट व्यूअरशिप अक्रॉस सोशल मीडिया 1 बिलियन वीडियो व्यूज़ का होगा, लगभग 100 करोड़ वीडियो व्यूज़ पर मंथ। मैं चाहूँगा ऐसे वीडियोस को आप और देखिए, सही वीडियो, रिस्पॉन्सिबल लोग वीडियोस को आप लोगों तक पहुँचाइए। जो बीमारियों को लेकर गलत धारणाएँ हैं, लाइफस्टाइल में सुधार नहीं ला पा रहे हैं, हेल्थ को लेकर लापरवाह हैं, उनके लिए आज काफ़ी मैसेज शेयर किए गए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए अगले बुधवार
आप द बड़ा भारत शो में किससे मिलना चाहते हैं, बस थोड़ा और इंतजार, आ गया एक और बड़ा बुधवार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।